ओके, अब बताओगी हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ, अरे हो जाओ, हाउ टू कैलकुलेट, बच्चे नोटबुक को बंद कर लेना, सही बच्चे, कोई कॉपी नहीं ऑन करेंगे, सही बच्चे कॉपी को बंद करो, सही बच्चे बंद करो, हाँ जब हम बोलेंगे तो इसको ऑन करना है, ओके नोटबुक बंद करो। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बच्चे फॉर्मूला बताए थे, उसके बाद फिर हम इस पर समझिए क्या किए थे, सॉल्व किए थे, 5-6 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको क्या किए थे, बताए थे हम। क्यों रिवीजन क्यों नहीं करती हो, घर पर जब जाती हो तो रिवीजन क्यों नहीं करती हो? नहीं तो पहले जो हम आपको पता था सर की आएंगे, सर की पढ़ाएंगे, सर पूछेंगे ये क्वेश्चन, क्यों नहीं याद करती हो? अब बताओ, बैठ जाओ। फिर से बताओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये आप जो ये बताए हो ये पूरा का पूरा गलत है। इसका मतलब ये शो करता है कि घर पे जाके आप लोग सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं करती हो। ऐसा क्यों बच्चे, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? क्या हम जो पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है कि खुद जाकर घर पर क्यों नहीं सेल्फ स्टडी करती हो? मुश्किल से 5-6 फॉर्मूला आप लोग को हम लिखवाए होंगे, और 2-2 लाइन का फॉर्मूला, 2-2 लाइन का, 1-1 लाइन का एमसीक्यू है। बताओ बताओ, वो भी नहीं आप पढ़ती हो, नहीं याद करती हो, तो बताओ कैसे काम चलेगा, कैसे आपका डेवलपमेंट होगा बताओ? जबकि 2 घंटा आप लोग का क्लास हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या किए थे, सिर्फ उसी टॉपिक पर लिए थे। बैठ जाओ, नेक्स्ट क्लास में आपको याद करके लाना है पूरा का पूरा फॉर्मूला, फिर हम पूछेंगे। आप बताओ, नहीं याद, क्यों? बोलो, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बच्चे नोटबुक बंद करो, नोटबुक नहीं ओपन करना है। मुश्किल से 6 फॉर्मूला हम आपको क्या किए थे, बताए थे। आप बताओ, आप बताओ बच्चे। बैठ, चलो एक बार फिर से समझा रहे हैं, लेकिन प्रॉमिस करो, कमिटमेंट करो, सर जब अगले क्लास में आएंगे तो पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या करेंगे, याद करके आएंगे। याद करने का मतलब रटना नहीं है, उसको रटोगे तो फिर क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। जो भी प्रैक्टिकल हम बनाए हैं, बढ़ जाइए, जो भी प्रैक्टिकल हम आपको बताए प्रीवियस क्लास में, आप उसी को 2-4 बार क्या कर लेना है, फिर से बना लेना है। निश्चित रूप से आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब तक बनाओगे नहीं बच्चे, तब तक ये अकाउंटेंसी फाइनेंस आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट बताए, नेट प्रॉफिट कभी था ही नहीं, नेट परचेजेज होगा। और देखो, केवल और केवल हम उन्हीं बच्चों को बताएं, पूछे उन्हीं बच्चों से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि टीचर को पढ़ाते पढ़ाते पता चल जाता है कि कौन बच्चे कितना पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो थोड़ा इसको ध्यान रखना है। ओके, एक फॉर्मूला और था, एडजस्टेड परचेजेस, के साथ बताए थे कि नहीं बताए थे, मुझे थोड़ा इस पर है, एक उसी में फॉर्मूला में अटैच कर लो आप लोग। नेट एडजस्टेड परचेजेस, एडजस्टेड परचेजेस इक्वल टू एडजस्टेड
परचेजेस इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन में इफ एडजस्टेड परचेजेस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, और आपको ये भी दिया हुआ है, तो आपका क्या काम है? जब ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय आपके पास में दो ही ऑप्शन है, या तो इस डेटा को दिखाओ पूरा, या तो आप इस डेटा को दिखाओ। तो यही चीज कर रहा है कि व्हेन एडजस्टेड परचेजेस इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस दी हुई हो तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्या क्लोजिंग स्टॉक, इसको अलग से शो करने की आवश्यकता नहीं है। याद रहेगा? एडजस्टेड परचेज, फिर से बात समझ लो, एडजस्टेड परचेजेस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस दी हुई हो और ये कहे कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट या कैलकुलेट द जीपी, ऐसे भी कर सकता है ना, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर हम इसको दिखा देते हैं, एडजस्टेड परचेजेस को शो कर देते हैं, तो इसको शो करने की आवश्यकता नहीं। यानी दोनों में से कोई आपको एक ही को शो करना है। इसको करोगी तो इसको शो नहीं करना है, अगर इस तीनों डिजिट को करेंगे तो फिर इसको शो नहीं करना है। एक कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दे देगा, ये दे देगा और क्लोजिंग स्टॉक दे देगा। एडजस्टेड परचेजेस भी रहेगा और क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक, या एडजस्टेड परचेजेस है, ओपनिंग स्टॉक दी हुई है, तो आप एडजस्टेड पर तब तो कंफ्यूज हो जाओगी या हो जाओगे कि एडजस्टेड परचेजेस को हम दिखाएं कि हम ओपनिंग स्टॉक को दिखाएं। आप दोनों काम कर दोगे, ओपनिंग स्टॉक को भी डेबिट कर दोगे, एडजस्टेड परचेजेस को भी डेबिट कर दोगे, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो कभी भी आपको इसमें से एडजस्टेड परचेजेस को दिखाएंगे तो इसको नहीं दिखाएंगे, और इसको दिखाएंगे तो एडजस्टेड परचेजेस को, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला हम बताए थे, आप आई थी प्रीवियस क्लास में, नहीं आई थी, तो आपके पास फॉर्मूला भी नहीं होगा। तो क्या आपने कोशिश की कि जो दोस्त को प्रीवियस क्लास में जो बताए थे तो आप ली उस दोस्तों से हेल्प? हाँ, तो उसको याद करके ले लीजिएगा। अगर नहीं कोई करता तो फिर आप मुझे कहिएगा, हम आपको लिखवा देंगे, ठीक है। लेकिन वो होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। आज के सेशन में बच्चे हम लोग जो भी जितना भी टाइम है उस समय में हम लोग यही समझेंगे कि कैसे प्रॉफिट को हम लोग, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय द प्रिपरेशन ऑफ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी पीएल अकाउंट को बना करके ही हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट की जानकारी प्राप्त करते हैं। समझ में आया ये बात कि नेट प्रॉफिट की जानकारी को प्राप्त करना है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। आप किसी और अकाउंट से नेट प्रॉफिट की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो व्हाट डू यू मीन बाय, एक बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसे कहते हैं? जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीएल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? पीएल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्या, इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट है। It is prepared to know the net result, यानी that is net profit और क्या, net loss at the end of the accounting year। यह खाता जो तैयार किया जाता है वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जानकारी को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है, और हमेशा अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही तैयार किया जाता है। It is debited with all indirect expenses and losses। इसके डेबिट में सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है दो प्रकार का, तो बताए थे ना, जो एक्सपेंसेस आपको फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से क्या हो, रिलेटेड हो, उस एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और जो आपको ऑफिशियली, ठीक है, जो ऑफिस से रिलेटेड हो, जी मोबाइल को सीधा सामने में रख दीजिए।
एकदम कोई एक्टिविटी नहीं, सिर्फ मोबाइल को आगे रख दीजिए। बच्चे आप बाहर में रहो। क्यों आप लेट क्यों हुआ? नहीं, ये कुछ नहीं। हम कैसे माने ट्रैफिक में फंसे हुए हैं? आप तो प्रीवियस क्लास में भी लेट करते हैं। नहीं, ऊपर लैब में जाओ, ऊपर लैब हो रहा है तुम लोग का, जो भी लेट से आए बच्चा लैब कर रहा है। जाइए लैब में, जाइए बीच में क्लास में नहीं आना। लैब में चले जाइए। 22 मिनट बच्चे लेट आते हैं। हम लोग साथ में लड़का क्या बोला अभी? सर क्लास ले रहे हैं, बीच में नहीं लैब सर करने मैम ऑप्शन नहीं है, ऊपर लैब में बैठो सर। तो आप चलो कम टू द पॉइंट्स। तो क्या समझा रहे थे? हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। नहीं बच्चे सॉरी, आप देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये समझना है कि हाउ टू कैलकुलेट, फिर से एक बार समझाते हैं। समझ में आया था इतना? 4-5 सेंटेंस हम बताए बच्चे। सबसे पहला सेंटेंस क्या बताए बच्चे? बात आवाज। सबसे फर्स्ट सेंटेंस क्या समझाया आपको? कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्या? इनकम स्टेटमेंट। पहला सेंटेंस ये याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट का क्या है? सेकंड पार्ट है। इसके डेबिट में इट इज डेबिटेड विथ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके डेबिट में सभी प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हम नोट लिखवाएंगे आप लोगों को बच्चे, थोड़ा यहां फोकस करो अभी। इट इज डेबिटेड विथ द ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉसेस को भी, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। याद होगा आपको कि लॉसेस का मतलब यहां पर ये हुआ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस। एक होता है नॉर्मल लॉसेस, दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉसेस। यानी जो लॉसेस प्री डिटरमाइंड होते हैं, मुझे पता है कि हम इतना रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, जैसे चीनी उनी का, शुगर केन होता है ना, गन्ना एक होता है ना, हवा में सूखता है वो। जैसे वहां से किसान से परचेज किए 10 टन, और साइड पर आते आते फैक्ट्री आते आते वो कितना हुआ, उसमें से 10 केजी सूख गया हवा में, क्या वो रिलायजेबल है उसका? लेकिन अगर हम 10 टन में से 10 केजी एज्यूम किए कि 10 केजी सूखेगा, हो सकता है वो अब एग्जैक्टली 10 ही केजी तो नहीं होगा, हो सकता है उससे कम भी हो सकता है उससे। तो एबनॉर्मल लॉस का जो डेफिनेशन कहता है, मीनिंग बताता है कि वो लॉसेस जो प्री डिटरमाइंड लॉसेस से भी एक्सेस हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना कि वो लॉसेस जो हम एज्यूम किए थे उससे क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉसेस। और एबनॉर्मल लॉसेस जो है सो इनकम स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, बट नॉर्मल लॉसेस जो है वो इनकम स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करता है। याद रहेगा? तो इसीलिए उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है नॉर्मल लॉसेस के लिए, बट एबनॉर्मल लॉसेस जो है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। जैसे लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ गुड्स बाय एक्सीडेंट, है ना। इन सभी प्रकार के लॉसेस को, अब देखो 5,000 का सामान था, आग में जल गया, बट इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला? अमाउंट रिसीव फ्रॉम क्या? इंश्योरेंस कंपनी 3,000 मिला, तो एक्चुअली उसका लॉस कितना हुआ? इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप किसको डेबिट करोगे? कितना से डेबिट करोगे? बात आया समझ में? कि 5,000 का सामान जो है, दुकान में आग लग गया, सामान का क्या किए थे? इंश्योरेंस करवाए थे, इंश्योरेंस कंपनी ने भी एक्सेप्ट किया क्लेम को, बट अमाउंट जो वो पेमेंट किया, अमाउंट जो पे किया वो कितना पेमेंट किया? 3,000।
5,000 का चला, कितना रिसीव किए 3,000, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ, इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि हमको पता नहीं था कि कल मेरे दुकान में आग लगने वाला है। मुझे पता था क्या, नहीं। यही तो डिफिनेशन है एबनॉर्मल लॉसेस का, कि वो लॉस जिसके बारे में मुझे पहले से जानकारी नहीं है, ठीक है। वो लॉसेस को भी हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट माने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्या लॉसेस, बोथ आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस। सभी प्रकार के लॉसेज हो या अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट हो, उनको हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट में करते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट और समझना है कि सब डेबिट वाला तो बता दिया, लेकिन क्रेडिट में क्या होगा ये तो आप बताए नहीं अभी तक। तो जितने भी इनडायरेक्ट क्या है, गेन समझते हैं, प्रॉफिट समझते हैं, ठीक है, उन सभी प्रकार के आम, जैसे आप देखोगे हम बताए थे आपको रेकरिंग और नॉन रेकरिंग बताए थे ना, कि मान लो अगर कोई बिल्डिंग हम परचेज कर लिए तो पैसा उसमें भी जाता है, लेकिन उस बिल्डिंग का रेंट पेमेंट करते हैं, पैसा उसमें भी जाता है। तो सवाल है कि रेकरिंग का मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग का रेंट हम हर एक मंथ पेमेंट करेंगे जब तक रहेंगे उस मकान में, लेकिन बिल्डिंग हम बार बार परचेज, बिल्डिंग परचेज करने में पैसा गया, इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो रेंट पेमेंट किए इट इज कॉल्ड क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है मींस जो रेकरिंग इनकम है, और आप रेंट पे कर रहे तो कोई ना कोई तो रेंट ले रहा है ना, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, ईच एंड एवरी मंथ वो रेंट रिसीव करेगा। तो जितने भी प्रकार के इनडायरेक्ट इनकम, वही हुआ इनडायरेक्ट इनकम, रेंट रिसीव हो, इंटरेस्ट रिसीव हो, कमीशन रिसीव हो, डिस्काउंट रिसीव हो, ये सब क्या होता है, सब टोटल का टोटल इनडायरेक्ट इनकम होता है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के करते हैं। अब जब इस सब को रिकॉर्ड कर दिए उसके बाद किसका आता है काम, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के। हम इसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग भी बताएंगे कि बिजनेस को जनरली ऑपरेट करने में, ऑफिस को मैनेज करने में, मैनेजमेंट करने में, इधर ऑफिस को मैनेजमेंट करने में या सामान को बेचने में, अब एडवर्टाइज करते हो ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, तो सामान को बिकने से रिलेटेड हो गया ना। तो जितने भी खर्च, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो, ऐसे भी एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये पीएल अकाउंट का जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ट्रेडिंग अकाउंट तो छोटा था, थोड़ा ये क्या है, बड़ा है। और इसमें हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और क्या नेट लॉस। अब इसमें समझना है कि जब पूरे आइटम को रिकॉर्ड कर दिए उसके बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को। अब इतना तो बताएं कि इनकम अगर ज्यादा हो जाए और खर्च क्या हो जाए, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट मतलब पीएल अकाउंट है तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट है तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। यस या नो। तो सबसे पहले लिखो तो बच्चे मीनिंग ऑफ, सही बच्चे लिखेंगे मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला तो फर्स्ट सेंटेंस ये लिखो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखिए, लिख लिए मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is the second part of the income statement. It is prepared
to know the, it is prepared to know the net profit or net loss, net profit or net loss it is prepared to know the net profit or net loss from business operations, from business operations during an accounting period. It is debited with all indirect expenses with all indirect expenses. It is debited with all indirect expenses and credited with the all indirect income. And credited with the all indirect income. ये लाइन समझ में आया? नहीं समझ में? इसके डेबिट में सभी प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं। अब क्या हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड बेसिकली क्या, मैनेजमेंट ऑफ क्या, मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सेलिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन सभी से जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिए 10, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is an account in the books of the organization showing net profit over an accounting period. Showing net profit over an accounting period. आप जब किसी कंपनी का देखोगे ना तो उसमें ये नहीं कहेगा कि ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सीधा लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन या फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो आपको जज करना पड़ेगा कि इसमें इसका फर्स्ट पार्ट पीएल अकाउंट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, या इनकम स्टेटमेंट, पीएल अकाउंट मींस क्या, इनकम स्टेटमेंट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, देन सेकंड पार्ट इज कॉल्ड क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, नेट प्रॉफिट इक्वल टू अब ग्रॉस प्रॉफिट अभी बताए थे ना, ग्रॉस प्रॉफिट बताए थे कि नहीं बताए थे?
लिख लो तो फॉर्मूला। ओके बच्चे, देखो नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट रेवेन्यू। इनडायरेक्ट रेवेन्यू का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट रेवेन्यू माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर इफ इनडायरेक्ट रेवेन्यू और इनडायरेक्ट क्या था, नहीं ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट रेवेन्यू इज लेस देन द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट इज कॉल्ड नेट लॉस। बात समझ में आया? इनडायरेक्ट रेवेन्यू प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज लेस देन द हाँ is less than the indirect expenses is called net loss। मतलब यहां साफ है कि अगर देखो कि खर्च ही आपका क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, आमदनी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आमदनी ज्यादा है और खर्च क्या है, कम है, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। पता है, समझ में फिर से समझाए, समझ में आ गया? ओके, आगे लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, आगे लिखो तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएल अकाउंट। देखो इसका सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या ऑब्जेक्टिव है, पीएल अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट द नेट रिजल्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है हम हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पस है, मेन टास्क है, क्या है, तो कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एट द एंड ऑफ द। समझ में आया बात? हाँ, देखो तो ये लाइन लिख लो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट the objective of profit and loss account is to know the ultimate results, that is net profit और क्या, net loss from all activities of the business। From all activities of the business, सभी प्रकार के क्रियाओं को करने के बाद उस बिजनेस में, एक्टिविटी मतलब क्या किया, जितना भी काम, जैसे मैनेजमेंट का हो, ऑफिस का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, सेलिंग का हो, सब खर्च करने के बाद जो पैसा बचा, टैक्सेशन हो। अब देखते हो ना कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक आपको आएगा, जब कंपनी में आप पढ़ोगे तो कंपनी केसेस में आएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसमें से क्या करेंगे, इंटरेस्ट पहले देते हैं, टैक्स और इंटरेस्ट में पहले किसको चुकाते हैं, इंटरेस्ट को, क्योंकि डिवेंचर होल्डर जो भी है जिससे लोन लिए है वो ऐसे आपको बिजनेस नहीं करने देगा, आप उसको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये भी याद रखना है कि अगर इंटरेस्ट दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और जब टैक्स दे देंगे तो वही क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो काम प्रॉफिट का मतलब यहां पर क्या हुआ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी पैट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी नेट प्रॉफिट का मतलब यहां पर ये हुआ। ठीक है, आगे देखिए, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज द इंडिकेटर ऑफ द, उसी में ऑब्जेक्टिव है, दो चार लाइन नहीं लिखोगे फिर कैसे होगा। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज द, और ये नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे सभी बच्चे, इसको अच्छा से दो चार बार पांच बार क्या करना, अपने ही लैंग्वेज में मुझे बताओ, लेकिन आंसर बताना पड़ेगा। आप बच्चे बार बार हम ये चीज करें, आप डेवलप तभी कर सकते हो, आप अपने आप में क्या कर सकते हो, हमेशा ये सोचो कि कल मेरा एग्जाम है इसी सब्जेक्ट का। कभी ऐसा देखिए हो, बार बार आप लोगों को लगता होगा, जैसे मान लो कल मेरा एग्जाम है मैथ का, आज रियलाइज हो रहा है कि काश 2 रोज और रहता मेरे पास, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इस मतलब जरूरत जो है, भूख जो है ऐसी होनी चाहिए कि मुझे हर एक दिन जो तैयारी करो ये समझ के करो, काश मेरा कल एग्जाम, अगर कल मेरा एग्जाम है, तभी आप लाइफ में क्या कर सकते हो। ऐसे तो डिग्री लेकर के बहुत रोड पर चलने वाले हैं, परफेक्ट कंपटीशन है बच्चे, मार्केट में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हम आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, आप खुद जानते हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं। ठीक है, इसीलिए पढ़ना तो है ही, हंस करके, रो करके, उठ करके, बैठ करके, जैसे है आपको पढ़ना है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कम टू द पॉइंट्स। क्या था यहाँ पर, is the indicator of the overall profitability of the business. Indicator of the overall profitability of the business. Profitability, PROFITABILITY. It is used का मतलब नेट प्रॉफिट इज यूज्ड। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर इंट्रा फॉर्म, हाँ, INTRA, आप जानते हो बच्चे इस वर्ड को, इंटर फॉर्म होता है और इंट्रा फॉर्म होता है। जैसे A और B दो कंपनी है और दोनों में क्या करना है, कंपेयर करना है। दो अलग अलग कंपनी है ना, एक कंपनी है और क्या है, बोलो, एक कंपनी है, बी कंपनी है, दोनों के नेट प्रॉफिट में कंपेयर करते हैं, देखते हो ना। चीनी मान लो वो भी कंपनी बना रहा है, वो भी कंपनी बना रहा है, कोई फैक्ट्री होगा ना, चीनी कौन बनाता होगा, या मीठा कौन बनाता होगा, या पेन मार्कर कौन बनाता होगा, तो डिफरेंट अलग अलग है ना। तो वो अपने अलग अलग जो कंपनी है, आप अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे आप करोगे इसके साथ कंपेयर, जैसे चश्मा पहनी हो तुम, चश्मा नहीं पहनी, तो कंपेयर हुआ ना एक तरह से। तो वही तुम एग्जाम्पल का मतलब समझो, वही उसी तरह से जब डेटा को कंपेयर करते हैं, डेटा मतलब कि एक कंपनी का कितना एक्सपेंसेस हुआ, दूसरे कंपनी का कितना एक्सपेंसेस हुआ, एक कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना हुआ, दूसरे कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसको जब अलग अलग कंपनी हो, इसमें जब अलग अलग कंपनियों के बीच में कंपेयर करते हैं तो उसको कहते हैं इंटर। क्या कहते हैं उसको, इंटर। और जब एक ही कंपनी के डिफरेंट ईयर के प्रॉफिट को कंपेयर करना हो तो उसका क्या कहते हैं, बताया समझ दोनों पॉइंट। देखो कंपेयर ही है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी पढ़े होंगे आप लोग 12th में, जो बच्चे कॉमर्स से आए होंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस पढ़े है ना। तो ये जो बच्चे जो साइंस से आए उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो साइंस के लिए बताए ना भी कि यहाँ पर एक कंपनी और बी कंपनी है, अब दोनों के नेट प्रॉफिट में कंपेयर करना है कि मान लो इसका नेट प्रॉफिट मान लो यहाँ 25,000 है
ध्यान दो। और इसका नेट प्रॉफिट कितना है, 40,000 है। लेकिन ये सामान बेचा है कितना, ये देखो, ये सामान बेचा 2,50,000 का, ये इसका सेल्स हो गया, ये इसका प्रॉफिट हो गया। सिंपल। प्रॉफिट कितना है 25,000, सेल कितना है 2,50,000। लेकिन ये जो है इसका कंडीशन, ये सामान कितना बेचा 10 लाख का। अब ये सामान बेचा 10 लाख, लेकिन प्रॉफिट कितना कमाया, तो इसका परसेंटेज कितना हो गया बोलो। 10 लाख का 10% 4% हुआ ना जिसका। तो अर्निंग कैपेसिटी इसका कितना है सेल का, लेकिन इसका अर्निंग कैपेसिटी कितना है, कर सकते हैं कंपेयर। इस कंपनी से ये कंपनी क्या है, बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि इसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़िया है। समझ में आया। तो प्रॉफिट हम लोग इसलिए भी कैलकुलेट करते हैं ताकि उसको हम कंपेयर कर सके। क्या कर सके, कंपेयर कर सके। तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट। आगे क्या लिखियो, इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन एंड इंटर फॉर्म कंपैरिजन। इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन एंड इंटर फॉर्म कंपैरिजन। अब तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटर फॉर्म और इंट्रा फॉर्म में और एक इसका ये भी ऑब्जेक्ट है कि जब तक हम पीएल अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट की जानकारी नहीं मिलेगी। और जब पते नहीं चलेगा तब उसको कम ज्यादा कैसे करेंगे। बच्चे सिंपल थ्योरी है कि अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, अभी क्या बोले, उठ करके बैठ करके हंस करके रो करके पढ़ना तो पड़ेगा ही। यानी क्योंकि आपको अपने आप को ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना, अपने आप को चेंज करना है। ठीक उसी तरह से एक कंपनी भी अपने आप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कब, जब वो अपने खर्च को कम कर दे। निश्चित रूप से खर्च अगर कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा। और हर एक कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव, चूंकि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक ही तो उद्देश्य है, प्रॉफिट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। क्योंकि प्रॉफिट मिनिमाइज हो गया तो फिर वो अपने आप को डेवलपमेंट या कोई नई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता है, कुछ नया डिसीजन नहीं ले सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट उसके पास में है, अर्निंग कैपेसिटी उसकी बढ़िया है, उस कंपनी का बढ़िया ठीक ठाक है, तो वो अच्छा से अच्छा डिसीजन ले सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो वो चीज भी कहता है कि नेट प्रॉफिट को अगर आप फाइंड आउट करते हो तो उससे आपको पता चल जाता है कि कितना मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कितना मेरा इनडायरेक्ट इनकम है। आप चाहोगे तो जो देखोगे कि हाँ, माना कि फिक्स्ड, अब ये एक्सपेंसेस को ऐसे भी कैटेगराइज किया गया है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस। जो फिक्स्ड है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल एक्सपेंसेस को आप चेंज कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। हाँ या ना। जैसे मकान मालिक का किराया है, रेंट है, वो तो आप प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन नहीं करो, आपको तो देना ही पड़ेगा किराया, है कि नहीं है। लेकिन मशीन आप चलाओगे या नहीं चलाओगे, डेप्रिसिएशन तो उसमें होना ही है। लेकिन बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो तो मेरे यूनिट पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखते हो ना, देख कि अगर घर में भी अगर हम बिजली बचाना चाहते हैं, देखते हो ऑफ कर देते हैं, और जब उसको जरूरत होता है तब ऑन कर देते हैं। हो गया चेंजेस। तो जो बहुत सारे ऐसे भी खर्च आपको मिलेंगे जिसको आप चाह करके भी कम नहीं कर सकते हो, इट इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेस। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस है कि कुछ सावधानी बरत लें तो आप उस खर्च को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। और निश्चित रूप से अगर खर्च कम हो गया, एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गया, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। या एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक इसका अपोजिट उधर, इनकम ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, इनकम कम हुआ तो प्रॉफिट क्या होगा, कम। तो वो भी लाइन इसमें कर है। यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट निकालने का एक मकसद ये भी है कि आप अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कर सकते हो, तो रिड्यूस कर सकते हो। एक लाइन लिखी लो,
on the basis of on the basis of profit and loss account, on the basis of profit and loss account, steps may be taken to reduce indirect cost. Taken to reduce indirect साथ साथ होगा, इन अलग नहीं। आप लोग इनडायरेक्ट अलग अलग लिखती हो क्या? साथ साथ होता है। रिड्यूस इनडायरेक्ट। अब मुझे एक बार पढ़ के बताओ कि ये जो दो सेंटेंस, चाहे वो पीएल अकाउंट का मीनिंग बताएं या जो इसका ऑब्जेक्टिव बताएं, क्या इसमें कोई ऐसा सेंटेंस जो नहीं समझ में आया हो? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार इसको रूबरू हो रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो बच्चे जो साइंस या आर्ट्स से जो भी बच्चे आए हैं, बहुत सारे ऐसे बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। तो बच्चे कोई भी ऐसा सेंटेंस जो नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे, लिखो हेडिंग लिखो तो, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या नहीं, जब तक पवन सर का क्लास चलेगा। कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड क्या, ये जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं उसी तरह से क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड बोथ आर सेम। दोनों का फॉर्मेट में कोई चेंजेस, हाँ आइटम में चेंजेस है, इसमें डायरेक्ट दिखाते हैं, इसमें इनडायरेक्ट दिखाते हैं, बट फॉर्मेट दोनों का क्या है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का एक पार्ट है ये। तो यहाँ देखो लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू, TWO2, TO2 मत लिख देना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। Profit and loss account is divided into two sides, left hand side and क्या, right hand side। Left hand side is called DR side and right hand side is called CR side। Profit and loss account is prepared, how is it? Profit and loss account is prepared just after the trading account, just after the trading account। Profit and loss account is prepared just after the ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना, तो आप इसको जब बड़े स्केल पर, अगर सिंपल पीएल अकाउंट सिर्फ नहीं बनाना हो, आपको ये लिख देगा कि
प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो जब आपको पूरा इंफॉर्मेशन हो, फाइनेंशियल स्टेट बनाना हो, मतलब दोनों इनकम स्टेटमेंट और क्या पोजीशन स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट भी बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। तो जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो बच्चे इसके क्या होते हैं, साथ में दोनों एक ही साथ बना देते हैं। यानी इसका फर्स्ट पार्ट जो है ऐसे होता है फॉर्मेट जनरली, ये देखो ऐसे बनाओगे, ये हो गया ना। अब मान लो यहां तक ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, फिर इसके बाद यहां से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। ये समझ में आया क्या बोले इसको? उसी में बनता है। एक ही बार फॉर्मेट लिख देंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर मूलचंद फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी है ये कर देना है। तो बेसिकली पीएल अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आइटम जाता है और क्रेडिट में क्या क्या आइटम जाता है, अगर ये समझ में आ गया तो आप इजी वे में पीएल अकाउंट बना लोगे। मेन जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है यही होता है कि हम किस एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में दिखाएं और किस एक्सपेंसेस को, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। और ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो समझो आप दोनों बना लिए। तो अभी तक हम लोग ये समझे कि ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर में क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर में क्या होता है। अभी जो समझेंगे वो समझेंगे कि आइटम्स टू बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आइटम्स टू बी क्रेडिटेड। तो पहला लिखिए, उसमें ए बी करके लिखिए। फर्स्ट ए नंबर में लिखिए आइटम्स अपीयरिंग, आइटम्स अपीयरिंग, हाँ ए में, आइटम्स अपीयरिंग on the debit side, on the debit side, items appearing on the debit side of profit and loss account. अब देखो क्या बताए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट होता है, यस या नो? आपको याद करना होगा कि सर ग्रॉस लॉस तो इधर होता है, यस या नो? और इधर क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम एक सेंटेंस हम नहीं लिखवाए हैं, उसको बता देते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज स्टार्टेड विथ द ग्रॉस प्रॉफिट और क्या, ग्रॉस लॉस। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करते हैं ना ओपनिंग स्टॉक से, ऐसा नहीं है कि पहले परचेज लिख दो फिर बाद में ओपनिंग स्टॉक लिख दो, तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ठीक उसी तरह से जब पीएल अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दी हुई है? अगर दी हुई है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट से ही हम लोग पीएल अकाउंट को स्टार्ट करेंगे। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस, देखो ऐसे अपोजिट, ग्रॉस प्रॉफिट इधर होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो पीएल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आएगा। अब ग्रॉस लॉस यहाँ डेबिट में होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोनों का तो जर्नल, ये तो लेजर है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या ट्रेडिंग अकाउंट हो, ये क्या है, ये तो लेजर है ना। और वी नो दैट लेजर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, जनरल एंट्री के हिसाब से। तो क्लोजिंग एंट्री तो करते हैं ना, आपको याद होगा कि रेंट पेड करते हैं तो क्या एंट्री करते हो, बताओ बच्चे, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश करते हैं, तो ये तो जनरल एंट्री हो गया स्टार्टिंग में, हाँ या ना। जब इसका क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग कैसे होता है, जो डेबिट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट किसको करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू। कुछ आया समझ में? ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो क्लोजिंग डेट में करते हैं, तो क्लोजिंग डेट में क्या, क्लोजिंग एंट्री ना बताए थे ना, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, नहीं बताए थे? एंट्री 5 प्रकार के बेसिकली, बहुत सारे आइटम तो 6 प्रकार बताए हैं। आप एंट्री इस तरह से भी समझ सकते, एंट्री का मतलब ये मत समझ लेना कि जर्नल एंट्री, एंट्री आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री और क्या, रेक्टिफाई। नहीं अभी नहीं, तो लाइन में चाहिए ऊपर।
ये बात समझ में आया? बात आया समझ में कि नहीं आया? तो ये जो पीएल अकाउंट बनाते हैं, ये किसका बनाते हैं? इधर ये किसका बनाते हैं? बोलो। क्लोजिंग एंट्री के बेसिस पर। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है वो किसके बेसिस पर बनता है? क्लोजिंग एंट्री। हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले इसको लिख लीजिए। आइटम्स अपियरिंग, नहीं एन वन लिख लिए, क्या लिखे? अब इसका ए नंबर करो, मैंने रोमन में कर दो ये। हाँ, अरे ये कौन सा लिखो? कैपिटल ए कर दो इसको। सुनो ना, इस लाइन को, इसको कैपिटल ए कर दो, और वो क्रेडिट वाला लिखवाएंगे तो उसमें कैपिटल बी कर देना। तो ये कैपिटल ए में, स्मॉल ए में लिखो। दो आइटम होता है डेबिट साइड में, कौन? एक तो ग्रॉस लॉस और दूसरा, नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट उसमें जाएगा क्रेडिट में। दूसरा लिखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी नहीं। अच्छा, लैब में थे आप लोग? ओके, आइटम्स लिख लिए ना। सेकंड क्या था? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब उस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के सामने में लिखो डैश दे करके। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, अरे ऐसे लिखे हो ना, इनडायरेक्ट ग्रॉस लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसके सामने लिखो ना ऐसे, ये नहीं समझ में आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस can be classified into 5 categories. First देखिए, establishment and management expenses. अब ये 5 प्रकार लिख पाएंगे ना ये? हाँ, इसका 5 है। Establishment and management expenses. Establishment and management expenses. दूसरा लिखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ओके, सेकंड पॉइंट लिखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। पहला एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। सेकंड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। थर्ड लिखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तीसरा लिखिए फिनेंशियल एक्सपेंसेस। फिनेंशियल एक्सपेंसेस। फोर्थ में लिखिए, बच्चे आवाज नहीं, एकदम आवाज नहीं करो कोई बच्चे। फिनेंशियल एक्सपेंसेस। फोर्थ में लिखिए एबनॉर्मल लॉसेस, या ऑब्लिक करके एबनॉर्मल एक्सपेंसेस भी लिखो। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं। और फिफ्थ नंबर में लिखिए डेप्रिसिएशन एंड अदर लॉसेस। डेप्रिसिएशन एंड
अदर लॉसेस। 6 नंबर में ये बच्चे, पांच ही है। 6 में बहुत सारे आइटम, इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके भी, जो अदर लॉसेस लिखवाए ना, उसी को बहुत सारे आइटम क्या किए हैं, मिसलेनियस में कर दिए हैं। अब यहाँ पार्ट बाय पार्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि पीएल अकाउंट का फॉर्मेट याद करना बहुत टाइम लग जाएगा, आपको याद हो भी नहीं पाएगा, लेकिन माइंड सेट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है सबसे पहला क्या है, फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट एंड, थोड़ा एक एक लाइन डैश देकर के लिख लो। ऑल एक्सपेंसेस, all expenses related to, all expenses related to establishment, establishment का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस। क्या होता है, हाँ, ब्रैकेट में आप समझने के लिए लिख सकते हैं, establishment मेंटेनेंस ऑफ क्या, ऑफिस, कॉमा करके लिखो। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। कौन बच्चा बोल रहा है बीच में जी, क्या जी, क्यों बोल रहे हो बीच में, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस कम अंडर दिस हेड, कम अंडर दिस हेड, मतलब इस हेड में, पीछे बच्चे, कम अंडर दिस हेड, यानी इसमें वो सारे खर्च को शामिल की जाएगी जो खर्च बेसिकली किसी बिजनेस के ऑफिस को मेंटेनेंस करने में हो, है ना, खर्च लगता है ना, तो मेंटेनेंस से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल लिखो, नहीं नोट करेंगे, क्लास में बैठी हो, क्लास में आई हो, तो फिर क्वेश्चन को फॉर एग्जाम्पल क्लास में आई तो मेहनत करो। चलो आगे लिखो इसमें, हाँ, सैलरीज, ऑफिस रेंट, हेडिंग दे करके लिख लो वहां पर, ऐसे सुनो, मीनिंग नहीं लिखो, उसको डायरेक्ट लिख लो। हेडिंग में क्या था, ये एस्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इट इंक्लूड, ऐसे करके सब एग्जांपल में लिख लो, क्योंकि ये याद रहना चाहिए कि इसमें कौन कौन आइटम आता है। ठीक है, सैलरीज, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल नहीं होता है, नवीकरण, फिर से, अरे लाइसेंस का नहीं कराते हो, हाँ, तो बिजनेस जो है तो उसका लाइसेंस होगा ना, रिन्यूअल, RENE, नहीं तो RENEWAL, हाँ, तो फिर शुरू से बोल देते हैं, सैलरी, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स,
हाँ?